हेलो, मैं पंकज मालविया स्वागत करता हूं आप सबका अरावली पाठशाला पर, जहां पर हम कक्षा 10 के अध्याय नंबर 5 का अध्ययन कर रहे थे और पाठ का नाम था जैव प्रक्रम। क्या नाम था? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और अभी तक हमने पोषण के बारे में पढ़ लिया है, श्वसन के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद हमने रक्त परिसंचरण तंत्र और आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र या एक्जेटोरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। उत्सर्जन के बारे में या एक्सिटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है उत्सर्जन? अभी तक हमने जो जैव प्रक्रम पढ़े उन्होंने क्या किया? सबसे पहले पोषण में अपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया, अवशोषण किया और उनसे उनका पोषक पदार्थों को रक्त में पहुंचा दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा श्वसन में क्या किया? उन पोषक पदार्थों या ग्लूकोज से हमने ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया करवा के उससे ऊर्जा मुक्त की थी। उसके बाद हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। तो उसमें पढ़ा था हमने कि रक्त के माध्यम से अपने क्या किया? पोषक पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया। अब क्या होता है कि ये जो सारे पोषक पदार्थों का क्या होता है? अवशोषण होता है, फिर उनसे ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस सारे प्रक्रम में क्या होता है? कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी उत्सर्जित होते हैं और उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। जैसे कि अपन ने श्वसन में क्या किया कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया था, तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकली? CO2। तो वो तो श्वसन के माध्यम से बाहर निकल गई। उसके बाद कुछ उत्सर्जित पदार्थ हैं, वो अपनी त्वचा से पसीने के रूप में वगैरह बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इतनी आसानी से अपने शरीर से बाहर नहीं हो पाते। तो उनके लिए हमारे शरीर में एक विशिष्ट तंत्र बना हुआ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। अब हमारे जो मानव है उसमें उत्सर्जन तंत्र के लिए हमारे पास क्या है? किडनियां है। इस प्रकार की ये संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? किडनी या वृक्क बोलते हैं। ये इसकी संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। और इन वक्र या किडनियों से 2 मूत्र नलिकाएं निकलती है। कितनी निकलती है? 2 मूत्र नलिकाएं निकलती है। और इन 2 मूत्र नलिकाएं ये अंतिम जाके मूत्राशय में यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। तो जो वृक्क है या किडनी है, ये क्या काम करेगा कि जो अपनी किडनियां होती है वहां पर क्या होगा कि पूरे शरीर से अपना जो रक्त है वो एक बार कहाँ पर आएगा? किडनी के पास आएगा। किडनी क्या करेगी? इसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगी और वापस रक्त को कहाँ पर भेज देगी? अपने शरीर में भेज देंगी। और फिर वो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर आएंगे? मूत्र नलिकाओं में आएंगे और मूत्र नलिकाओं से आकर अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर हो जाएंगे? इकट्ठे मूत्राशय में इकट्ठे हो जाएंगे। और इसका जो अंतिम भाग है वो मूत्र मार्ग कहलाता है, जहाँ पर अपन क्या करते हैं? समय समय पर मूत्र का त्याग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? उसके बाद ये मूत्र नलिका, मूत्र नलिका, ये मूत्राशय, ये मूत्र मार्ग। मुख्यतः मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या है कि यही 4 अंग है। और ये जो किडनी होती है इसकी आकृति कैसी है? सेम के बीज की तरह। किसकी तरह? सेम। या आपने राजमा देखा होगा, राजमा का नाम क्या है? किडनी बीज। ये किडनी की तरह ही दिखती है। और ये किडनियां होती कहाँ पर है कि अपनी जो उदर गुहा है, ये पेट वाला जो हिस्सा है, इसके जस्ट अपनी जो ये कशेरुक है, ये रीढ़ की हड्डी है, इसके जस्ट बीच में यहाँ पर पीछे की तरफ अपने ये जो किडनियां होती है। और ये क्या करेगी? रक्त में से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेगी। अब इस किडनी में क्या होते हैं कि छोटी छोटी संरचनाएं होती है। जैसे कि अपने फेफड़ों में अपने क्या पढ़ा था? फेफड़ों को जब अपने पढ़ा था उसमें क्या थी? कूपिकाएं। तो उसी प्रकार जो इस वक्र या किडनी की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन, या जिसको क्या बोलते हैं? वक्राणु। वक्र का अणु। ये जो नेफ्रॉन होता है ये क्या करता है कि यही जो अपने ब्लड है उसको प्योरीफाई करता है। और लगभग एक जो किडनी होती है उसमें 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन
होते हैं और यही क्या करेंगे, रक्त को छानने का काम करेंगे, उसमें से जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का काम करेंगे और वापस नेफ्रॉन क्या करेंगे, जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के बाद जो आवश्यक पोषक पदार्थ है उनको वापस रक्त में भेज देगा और यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ब्लड को जो प्योरीफाई करने के बाद जो उसमें से अपशिष्ट पदार्थ निकालने के बाद शुद्ध रक्त तो अपने वापस ब्लड वेसल्स में चला जाता है और अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर, मूत्र के माध्यम से यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो मूत्राशय या ब्लेडर है, इसमें क्या होता है कि सारा मूत्र इकट्ठा हो जाता है। जब इसमें दाब या संकुचन बढ़ता है तब क्या होता है, इसमें से मूत्र बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं उत्सर्जन क्या है कि उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम है जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं उसमें कोई उत्सर्जन के लिए विशिष्ट कोई अंग नहीं होते, वो सीधा अपने त्वचा से उत्सर्जन कर देते हैं। तो एक कोशिकीय के जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं या त्वचा से ही इनका डायरेक्ट उसका उत्सर्जित करके जल में डाल देते हैं। अब मानव में उत्सर्जन, अब मानव का ये उत्सर्जन तंत्र है, ये देखो ये क्या है, मानव का उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें मुख्यतः निम्न अंग होते हैं। सबसे पहला एक जोड़ी वक्र या किडनी, तो ये किडनियों की संख्या कितनी है, 2, एक और ये 2, एक जोड़ी वक्र या किडनियां पाई जाती है। उसके बाद एक जोड़ी मूत्र वाहिना या यूरेटर, ये 2 मूत्र नलिकाएं पाई जाती है। उसके बाद है एक मूत्राशय या ब्लेडर, फिर है मूत्र मार्ग या यूरेट्रा। वक्र में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य या हानिकारक पदार्थों को छान कर बाहर करना है। जब यहाँ पर मूत्र का निर्माण हो जाएगा किडनी में, वो मूत्र नलिकाओं में आ जाएगा और यहाँ से किसमें आ जाएगा, मूत्राशय में आ जाएगा, जिसका समय समय से क्या कर दिया जाएगा, उत्सर्जन कर दिया जाएगा। ये हमारे उत्सर्जन तंत्र की संरचना है। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, रेड कलर की है, ये क्या है, धमनी। इन धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त होता है, वो कहाँ पर आ जाता है, अपनी किडनियों में आ जाता है। अब उसमें से क्या करेंगे, ये अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकाल के फिर वापस रक्त को, शुद्ध रक्त को वापस कहाँ पर भेज देंगे, अपनी जो शरीर की रक्त वाहिका है उसमें भेज देंगे। अब ये है कि किडनी की संरचना है, ये वाला था जो किडनी की संरचना, ये आगे वाले चित्र में हम देखते हैं। ये जो क्या है, किडनी की संरचना है। ये अनफिल्टर ब्लड है, वो आ गया इन नलिकाओं के माध्यम से कहाँ पर, किडनी में आ गया। और किडनी में आने के बाद क्या होगा, इसमें से जो नेफ्रॉन होगा वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देगा और रक्त को कैसा कर देगा, जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला उसके बाद रक्त को शुद्ध कर देगा और फिल्टर होकर ब्लड वापस कहाँ पर चला जाएगा, अपने शरीर के विभिन्न अंगों में। और ये काम इसमें कौन करेगा, नेफ्रॉन या वक्राणु करेगा। ये जो किडनी होती है इसकी ये वाला भाग होता है, ये हाइलेस कहलाता है, जहाँ से कौन, ये धमनी और शिरा यहाँ पर इसमें प्रवेश करती है। और ये जो है इसके जो बाहरी वाला अंदर वाला भाग है वही मेडिला और ये कॉन्टेक्स वाला भाग कहलाता है। अब ये किसकी है संरचना, ये आप देखिए, ये कौन है, नेफ्रॉन की संरचना है। ये नेफ्रॉन ही क्या होती है, अपने किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसी के माध्यम से रक्त प्योरीफाई होता है। इस नेफ्रॉन में क्या है, सबसे पहले ये देखो रक्त आ गया। अब रक्त आने के बाद नेफ्रॉन में एक जो केशिकाओं का गुच्छा होता है, जो केशिकाओं या नलिकाओं का पूरा गुच्छा सा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लेमेरुलस बोलते हैं। तो ये जैसे रक्त आ गया, यहाँ पर क्या, ये केशिकाओं का गुच्छा है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लेमेरुलस बोलते हैं। अब ये ग्लेमेरुलस क्या करेगा कि जैसे रक्त ये आ गया, इस रक्त को क्या करेगा, छानने का काम करेगा और छानने के बाद उसमें से छन के जो पदार्थ बाहर निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं या ग्लेमेरुलस निस्यंद बोलते हैं। ये छनने के बाद ये पदार्थ यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इसकी मात्रा लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में 8 से 10 लीटर होता है, 180 लीटर पूरे दिन में अपने ये ग्लेमेरुलस फिल्टर निकलता है। अब इसमें क्या है कि इसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ भी है, लेकिन साथ साथ में क्या कुछ पोषक पदार्थ भी इसमें उपस्थित है। जो ग्लेमेरुलस फिल्टर है इसमें कुछ आवश्यक पोषक पदार्थ भी इसमें उपस्थित है। और ये वाला जो भाग है, ये कटोरनुमा, ये क्या कहलाता है, बोमेन स्पूट कहलाता है। क्या कहलाता है, बोमेन स्पूट। और यहाँ पर आकर ये द्रव कहाँ पर चला जाएगा, इन नलिकाओं में चला जाएगा और इस नलिकाओं में क्या होगा, पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया होगी। अब ये जो ग्लोमेरुलस फिल्टर बना था, इसमें था क्या था,
नाइट्रोजनिक अपशिष्ट पदार्थ तो थे, लेकिन उनके साथ साथ क्या थे, कुछ आवश्यक पोषक पदार्थ भी थे, जैसे कि कुछ मात्रा में ग्लूकोज थे, कुछ विटामिन वगैरह भी इसमें आ जाते। तो ये जो नलिकाएं होगी, ये क्या होगी, नलिकाएं, इन नलिकाओं में क्या होगी, पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होगी। क्या होगी, पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होगी। जो आवश्यक पोषक पदार्थ भी साथ साथ में आ गए थे, उनको ये नलिकाएं क्या करेगी, वापिस अवशोषित करने का काम करेंगी। और अवशोषित करने के बाद अंतिम रूप से ये जो पदार्थ है वो क्या बन जाता है, मूत्र बन जाता है। उसमें सिर्फ क्या होते हैं, नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ और हानिकारक पदार्थ ही होते हैं, वो क्या कहलाता है, मूत्र। और ये मूत्र आकर कहां पर इकट्ठा हो जाता है, इन संग्राहक नलिकाओं या कलेक्टर जो होती है उसमें संग्राहक नलिकाओं में इकट्ठी हो जाती है। और इस संग्राहक नलिकाओं के द्वारा कहां पर भेज दिया जाता है, सीधा अपने मूत्र वाहिकाओं में मूत्र को भेज दिया जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर क्या करेंगे, मूत्र का निर्माण करेंगे और अंतिम रूप से ये मूत्र मूत्राशय में आके इकट्ठा हो जाएगा और उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं अपन, क्या होगा, सबसे पहले रक्त है वो कैसा है, बिना उसमें से अपशिष्ट पदार्थ वाला है, जैसे अनफिल्टर ब्लड है, वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाएगा। ये जो केशिका का गुच्छा है इसको क्या बोलते हैं, ग्लेमेरुलस बोलते हैं। इस ग्लेमेरुलस में क्या होगी, छानने की प्रक्रिया होगी। छानने के बाद जो पदार्थ निकलता है, निस्यंदन निकलता है, उसको ग्लेमेरुलस फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या था कि कुछ आवश्यक पोषक पदार्थ भी थे, नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ तो थे, लेकिन उनके साथ साथ क्या थे, कुछ पोषक पदार्थ भी थे। तो हमने क्या किया, ये आगे यहाँ पर जाएगी और किसमें इकट्ठी हो जाएगी, ये जो नलिका वाहिका है उसमें ये जाएगा। और उसमें से क्या होगा, नलिका वाहिका है ये, उसमें से पोषक पदार्थों को वापस, जिसको अपने रक्त में या शरीर की जिसकी आवश्यकता थी वो साथ में आ गए हैं, उनको अवशोषित करके वापस रक्त में पहुंचा देंगी। और उसके बाद जो मूत्र है, प्योर जो मूत्र है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर संग्राहक नलिकाओं में आ जाएगा। और उसके बाद वो कहाँ पर, मूत्र वाहिकाओं के द्वारा सीधा मूत्राशय में भेज दिया जाएगा और उसका समय समय पर हम त्याग कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो काम करता है। तो ये देखो, वक्र में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वक्राणु या नेफ्रॉन होता है। अपन को पूछे कि वक्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन है। अब वक्राणु या नेफ्रॉन के मुख्य भाग है। सबसे पहला है केशिका गुच्छ या ग्लेमेरुलस। कौन सा है केशिका गुच्छ या ग्लेमेरुलस, ये वाले, ये जो है ये क्या है, ये केशिका गुच्छ या ग्लेमेरुलस है। यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। दूसरा है बोमेन स्फुट। बोमेन स्फुट क्या है, ये वाला जो क्वाटेरन में संरचना है ये क्या है, बोमेन स्फुट है। उसके बाद है नलिकाकार भाग। नलिकाकार भाग कौन सा, ये वाला जो ये पूरा भाग है ये क्या है, नलिकाकार भाग। अब उसके बाद है संग्राहक वाहिनी। संग्राहक वाहिनी कौन सी, कि संग्राहक वाहिनी अपने ये वाली है, जो ये क्या कहलाएगी, संग्राहक वाहिनी कहलाएगी। ये वाली संग्राहक वाहिनी मतलब क्या करेगी, मूत्र को कलेक्ट करेंगे, फिर कहाँ पर भेज देंगे, मूत्र वाहिकाओं में सीधा। तो ये अपने नेफ्रॉन की संरचना पूरा आगे। नेफ्रॉन काम कैसे करेगा ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। कैसे काम करेगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पर, यहाँ से सीधा कहाँ पर जाएगा, ग्लेमेरुलस फिल्टर बनेगा। ग्लेमेरुलस फिल्टर कहाँ पर जाएगा, नलिकाओं में जाएगा। नलिकाओं में पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया होगी। पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया के बाद ये संग्राहक नलिका में चला जाएगा और इसी प्रकार क्या होगा, मूत्र का निर्माण होगा और वो मूत्र वाहिकाओं में से वो मूत्राशय में चला जाएगा। अब इसको पढ़ते, काम कैसे करता है। केशिका गुच्छ निस्यंदन, जब वक्र धमनी की शाखा वक्राणु में प्रवेश करती है तब जब लवण क्या क्या होते हैं उसमें, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ केशिका गुच्छ से सन कर बोमेन स्फुट में आ जाते हैं। अब बोमेन स्फुट में कौन कौन से पदार्थ आए थे, देखो, जल आ गया, लवण आ गया, ग्लूकोज आ गया, एमिनो अम्ल आ गया, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ आ गए। अब इसमें से देखो कुछ लवण तो वो आवश्यक होते हैं, वो भी साथ साथ में आ जाते हैं। फिर ग्लूकोज अपने काम का है वो भी आ गया साथ में। एमिनो अम्ल था, प्रोटीन से एमिनो अम्ल बनते, वो भी काम था, वो भी साथ में आ गया। और नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ इनकी कोई काम नहीं था, ठीक है, ये सारे मिक्स थे इसमें। उसके बाद वर्णात्मक पुनः अवशोषण। अब क्या होगी, पुनः अवशोषण, ये काम की जो चीजें आ गई उनको अवशोषित करके वापस अपन को लेना है। तो ये जब वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहाँ पर होगा, वक्राणु के नलिकाकार भाग में। इसमें शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण व जल का वापस क्या कर लेंगे, पुनः अवशोषण करेंगे।
अब नलिकाकार स्त्रवण, अब क्या होगा कि जो बचा हुआ है जो मूत्र उसको क्या करना है, स्त्रवण करके बाहर निकालना है। जैसे यूरिया, अतिरिक्त जल जिसकी आवश्यकता नहीं है, लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वक्राणु की नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र कहाँ पर जाएगा, संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के अंदर क्या होगा, जब संकुचन होगा या दाब होगा तो मूत्र मार्ग के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हमारी किडनियां हैं। आप ये देखोगे कि भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया वो लाखों रुपए का है, नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके क्या होता है कि किसी आनुवंशिक कारण से या किसी रोग के कारण क्या होता है, उनकी जो किडनियां है वो खराब हो जाती है। और ये किडनियां खराब हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, अगर एक किडनी खराब हो जाए तो भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर दोनों खराब हो जाए तो व्यक्ति मर सकता है। लेकिन इंसान है वो किसी को मरने नहीं देगा। तो उसने क्या किया कि एक कृत्रिम वक्र का जो आविष्कार किया जिसका नाम क्या है, डायलिसिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायलिसिस। अगर व्यक्ति की जो किडनियां खराब हो जाती है तो उसको अपन डायलिसिस पे जिंदा रख सकते हैं। क्या होता है, डायलिसिस। तो ये है कृत्रिम वक्र या आर्टिफिशियल किडनी। तो इसके लिए क्या, आर्टिफिशियल किडनी में क्या करते हैं अपन, डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं। अब ये देखो, ये क्या है, एक डायलिसिस करते हुए व्यक्ति का चित्र है। सामान्य डायलिसिस क्या होगा, किडनियां क्या काम कर रही थी अपने अंदर, रक्त इसमें जा रहा था, उसमें से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल रहे थे, वापस शरीर में शुद्ध करके उसको भेज रहे थे। तो बस वही काम अगर क्या करें अपन, शरीर के बाहर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, कृत्रिम वक्र या आर्टिफिशियल किडनी। अब इसमें जो अपहोन, इसके लिए क्या होता है, एक पूरा तंत्र बनाते हैं जिसका नाम क्या है, अपहोन। हिंदी में बोलते हैं अपहोन और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायलिसिस। अब अपहोन तंत्र में पूरा क्या होगा कि ये जैसे व्यक्ति है, इस व्यक्ति के यहाँ पर ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा के द्वारा यहाँ पर एक छोटी सी मशीन फिट की जाती है और इसमें से क्या होगा कि ये रक्त है, वो जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पर आएगा, सीधा यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो एक प्रकार का चैम्बर बना हुआ होता है, इसमें नलिका लगी होती है और एक द्रव भरा हुआ होता है। अब यहाँ से हुआ जब रक्त यहाँ पर आएगा, इसमें से क्या होगा, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ इस द्रव में आ जाएंगे और रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होकर वापिस इस व्यक्ति के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। अब ऐसा क्या होगा कि जो रक्त है उसमें से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ सिर्फ निकल के कहाँ पर आ जाएंगे, इस द्रव में आ जाएंगे। तो ये जो द्रव लेते हैं या अपहोन विलयन लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जो अपने रक्त का दाब है और अपने जो धमनी है उनमें दाब, और ये जो अपनी ये जो नलिका होती है ये कैसी होती है, चयनित पारगम्य, मतलब इसमें से जो पदार्थ है इसकी साइज इस प्रकार से रखी जाती है कि नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ इससे सिर्फ बाहर आ सके। और जो ये द्रव है इसकी सांद्रता में क्या, दोनों में दाब में समान रखा जाता है और सांद्रता में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ में अंतर हो जाएगा। तो इस द्रव में सबसे पहले क्या था, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ नहीं थे जबकि रक्त में थे। तो यहाँ पर निम्न सांद्रता हो जाएगी, रक्त में उच्च सांद्रता। तो उच्च सांद्रता से जो पदार्थ है वो निम्न सांद्रता में आ जाएंगे और रक्त क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से ये डायलिसिस की क्रिया चलती रहती है। यहाँ से देखो, ये यूरिया और अतिरिक्त पदार्थ या लवण कहाँ पर आएंगे, इसमें आ गए और वापिस रक्त शुद्ध होकर कहाँ पर चला गया, व्यक्ति के शरीर में चला गया। यही क्या कहलाता है, अपहोन या कृत्रिम वक्र या डायलिसिस कहलाता है। अब ये देखिए, कृत्रिम वक्र या अपहोन किसे बोलते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वक्र की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब प्राय जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें प्रतिदिन 180 लीटर, कितना, 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है। कितना, 180 लीटर आरंभिक निस्यंद होता है। अब इसमें से वापस क्या करेंगे, वो पोषक पदार्थों को निस्यंद अवशोषित करके अंतिम रूप से जो मूत्र का आयतन कितना मिल जाता है हमको, 1.2 लीटर अपने पूरे एक दिन में मूत्र का निर्माण होता है। अब डायलिसिस के लिए आप उदाहरण इनका देख सकते हैं, ये प्रेमानंद जी महाराज है, आपने सुना होगा इनके बारे में। इनकी क्या, बहुत समय से दोनों किडनियां खराब थी, लेकिन अब जाके बहुत समय के बाद इन्होंने डायलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया है। और ये देखो, इस प्रकार की वर्तमान में ये डायलिसिस की इस प्रकार की मशीन होती है। ये इस प्रकार का पूरा मशीन या चैम्बर लगा हुआ है। यहाँ से नलिकाओं से होता हुआ यहाँ पर शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त गया, उसको शुद्ध करके ये मशीन में से क्या करेंगे, वापिस माता जी के शरीर में चढ़ा दिया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, कृत्रिम वक्र या डायलिसिस। ठीक है।
अब हमने पाठ के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो जो हम प्रक्रम पढ़ेंगे वो किस किस में पढ़ेंगे, मनुष्य में पढ़ेंगे और साथ साथ में पेड़ पौधों में भी पढ़ेंगे। और पेड़ पौधों में अब हम पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन। अब हम मनुष्य में तो उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, और पेड़ पौधे क्या करेंगे, उनके अंदर भी तो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अब जैसे हमारे लिए क्या है, जो CO2 वो अपशिष्ट पदार्थ है, अनावश्यक गैस है, उन्हीं उसी प्रकार जो पौधे हैं उनमें अनावश्यक गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो एक तो ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद उनको अतिरिक्त आवश्यक जिसकी आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा मात्रा में जल आ गया तो वो क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेंगे और उसको वातावरण में छोड़ देंगे। उसके बाद भी उनके अंदर क्या होती है, रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं और उसमें अपशिष्ट पदार्थ बनता है। और कभी आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर क्या आता है, गोंद वगैरह आता है, जिसको अपन अच्छे पोषक पदार्थ लगते हैं, उनको खाते हैं, सेवन करते हैं, ठीक है, सर्दियों में लड्डू बना के खाते हैं। तो ये जो गोंद होता है वो क्या होता है, इन पेड़ पौधों का अपशिष्ट है। क्या है, पेड़ पौधों का अपशिष्ट जो हमारे उपयोगी का है। तो पेड़ पौधे अपने अंदर से उत्सर्जन कैसे करते हैं कि सबसे पहले तो अतिरिक्त जल को क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वातावरण में छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे कि अपने अंदर से अपशिष्ट पदार्थों को, जो जाइलम है या पेड़ की जो छाल है, उसमें गोंद या रेंजिन के रूप में बाहर निकाल देंगे। उसके बाद कोई जड़ जो खनिज लवण वगैरह एक्स्ट्रा आ गए, उसको जड़ के माध्यम से भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ उनको वापस जमीन में भी ये छोड़ देते हैं। तो पेड़ पौधों में क्या होता है उत्सर्जन में, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। उसके बाद बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद जैसे कि रेंजिन गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं। तो कैसे, 4 तरीकों से, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा खाद्य रिक्तिका में संचित करेंगे, रेंजिन व गोंद के रूप में, और अपने आसपास के मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं। ये देखो, जल वाष्प की क्रिया के द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर छोड़ रहे हैं, और ये क्या आ गया, गोंद आ गया। ये क्या है, गोंद। ये पादपों का अपशिष्ट पदार्थ है। तो इसी के साथ अपने जो जैव प्रक्रम वाला पाठ था वो अपने यहाँ पर पूरा होता है। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो और संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा क्रम वाइज आपको पाठ्यक्रम कक्षा 9, 10, 11, 12 को आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, इसलिए जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।